8 मार्च एक याद दहानी का दिन है। याद दहानी इस बात की कि इस दुनिया को परवरदिगार ने मुकम्मल तौर पर तख्लीक किया और हमें ये चाहिए कि हम अफराद के हुकूक़ की पासदारी करें, निगहदारी करें और इस बात की एहतियात रखें कि उन तक पहुँचे। और जो चीज़ सबसे पहले पहुँचे वो इंसाफ, इंसानी हुकूक़ हों और उनमें इंसाफ न हो तो माशरा हमेशा डामाडोल रहता है। औरतें ज़िंदगी की काश नहीं हैं, ज़िंदगी का हिस्सा हैं, उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता। ये याद रखने की ज़रूरत है कि एक माशरे में जब तमाम लोग मिल के काम करते हैं, अपनी हैसियत, अपनी सलाहियत, अपनी जैसी कोशिश के साथ, तो माशरा हमेशा आगे बढ़ता है। हमको बस ये बात याद रखने की है कि हम किसी को रियायतें नहीं दे रहे हैं, हम औरतों को वो दे रहे हैं जो उनका हक़ है और इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि अगर उन्हें अपने हुकूक़ के मिलने का यकीन हो जाएगा जो इंसानी सतह पर बराबर हैं, तो उनकी कारकर्दगी बहुत नुमायाँ हो जाएगी। वो ज़िंदगी की खामोश तमाशाई नहीं रहेंगी, वो ज़िंदगी के मैदान में खड़े होकर ज़िंदगी के चैलेंज कबूल करने को तैयार होंगी। सबसे ज़्यादा लुत्फ़ की बात यह है कि सुबह की उम्मीद रखिए, रात गुज़रने के लिए आती है, सुबह नवीद देने के लिए आती है। अगर हमसे हमारी ताकत या हमारी बड़ाई या हमारी तवानाई के ज़ोम में किसी चीज़ में भूल हुई है तो उस भूल को दुरुस्त कर सकते हैं। रोशनी हमेशा रास्ता दिखाती है, कभी पीछे नहीं ले जाती। आइए आगे बढ़ें, मगर एक दूसरे का हाथ थाम कर, एक दूसरे का एहतराम करके और एक दूसरे की इज़्ज़त करके। तरक्की कभी आपसे मुँह नहीं मोड़ सकेगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आयशा जहां ज़ेब और आप सबको उम्मीद सहर वुमेंस डे स्पेशल में खुशामदीद कहती हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज 8 मार्च है और ख़वातीन का आलमी दिन है जिसे पूरी दुनिया में बहुत ही खूबसूरती के साथ मनाया जा रहा है। आज PTV पर हम लोग आपके साथ यही दिन उतने ही जोश व खरोश से मनाने आए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसी ख़वातीन को दावत दी जाए, उनको मदऊ किया जाए जो अपने प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं, मार रही हैं, उसके साथ साथ अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही हैं। आज हमारे साथ कुछ ऐसे नगीने मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। आज ऐसी ही 5 बाहिम्मत ख़वातीन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के किसी मरहले में कहीं पर हार नहीं मानी। हमारे दाएं जाने पहले CTO लाहौर अमारा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। उनके साथ बैठी हैं डॉक्टर मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे इस जानिब नूर फातिमा, जो आपस की बात है मेरी स्टूडेंट भी रही हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सिद्रा अमीन और बीबी सकीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर मरियम नोमान से, जो कि वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सियालकोट की फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, गवर्नमेंट कॉलेज व यूनिवर्सिटी सियालकोट की सिंडिकेट मेंबर हैं, और तो बाकी सब कुछ हम इनसे जानेंगे। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि फाउंडर प्रेसिडेंट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सियालकोट में। हाँ जी, फाउंडर प्रेसिडेंट वो होता है जो पहला प्रेसिडेंट होता है ये तो मैं समझ जब इदारा बनता है। बिल्कुल। तो हमारे इदारे को बने अभी 2.5 साल हुए और मैं उसकी पहली सदर हूँ, तो इसलिए फाउंडर प्रेसिडेंट। वंडरफुल। लेकिन ये कहानी तो 6 औरतों से शुरू हुई थी 2005 से। जी ऐसा ही है। उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। 2005 में सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पहली विमेन रिसोर्स सेंटर बना और उस वक्त हम 6 मेंबर्स थी और वो फिर बढ़ती माशाल्लाह अब 360 मेंबर्स हो गई हैं वहाँ पे। और हमारे फिर चैम्बर जब बना तो अब इस वक्त वहाँ पे 136 हैं, तो लगभग तकरीबन 550 ख़वातीन हैं सियालकोट में जो कि बिज़नेसेस में हैं
اور جس میں سے 90% جو ہے وہ ایکسپورٹ بزنسز میں ہیں. ماشاءاللہ ایکسپورٹ بزنس جو کہ پاکستان کی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور خواتین اس میں اتنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں. وی آر ویری پراؤڈ آف دوز ویمن اینڈ آف کورس یو ایز ویل. تو یہ بتائیں کہ چیمبر آف کامرس کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے قدم ہے, اس کی تشکیل, اس کی فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے آپ کو کیا مشکلات فیس کرنی پڑی اور اس کے پیچھے جذبہ کیا تھا؟ جذبہ تو یہی تھا کہ زیادہ خواتین آگے آئیں گی, زیادہ خواتین امپاور ہوں گی تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی اور ان کے لیے بھی آسانی ہوگی. لیکن اس سے بھی بڑھ کے یہ تھا کہ ایک ہمارا امیج جو کہ بہت نیگیٹو امیج جس وقت دنیا کے سامنے ہے, ایک پاکستان میں جو خواتین کے اس وقت حالات ہیں ان کے, اس کو میں سمجھتی تھی اس کو چینج کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ہی ادا کرے گا. ڈاکٹر صاحبہ آپ سیالکوٹ کے بارے میں اور اس کے بعد وہاں پر عورتوں کو انڈیپینڈنٹلی کاروبار کرنے کے لیے کیسے سپورٹ کیا جاتا ہے اور آپ لوگوں کا اس میں کیا کردار ہے؟ میں سمجھتی ہوں ہم بہت بلیسڈ ہیں کہ ہم سیالکوٹ سے ہیں. ریئلی؟ بالکل بالکل بالکل. اس لیے کہ سیالکوٹ ایک واحد, میں تو نہیں کہوں گی واحد, لیکن ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ سٹی ہے جس کی زیادہ تر ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور یہ سب انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتی ہیں. اور چونکہ ہم ایکسپورٹس میں ہیں زیادہ تو ہمارا مائنڈ سیٹ بھی نا بالکل ڈفرینٹ ہے باقی لوگوں کے ساتھ. ہم انٹرنیشنل برانڈس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. ہمیں وہ سارے کمپلائنسز اور وہ سارے رولز فالو کرنے پڑتے ہیں جو کہ ایک اچھے ادارے کو کرنے چاہیے. تو اگر ہم ان پہ نہیں کریں گے تو برانڈز ہمارے ساتھ کبھی کام نہیں کریں گے. ایک اچھے انٹرنیشنل ادارے کو, جیسے ابھی ہم جب وی آئی پی روم میں باتیں کر رہے تھے تو آپ نے سیالکوٹ کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں بتایا تھا, فٹ بال کی ہسٹری کے بارے میں. میں چاہوں گی کہ اس انڈسٹری کے اندر عورتوں کا کتنا کردار ہے وہ بھی ضرور بتایا. فٹ بال انڈسٹری تو بہت پرانی ہے, میرے خیال ہے 60s شاید اس سے بھی پرانی ہے, لیکن ورلڈ کپ کے لیے بال ہمارے سیالکوٹ میں بن رہے سنس 1976. 1976 آنورڈز 11 فیفا ورلڈ کپ بالز سیالکوٹ نے دیے ہیں دنیا کو. واہ, تو آگے بھی دینے کا ارادہ ہے؟ بالکل ہے جی. اور صرف فٹ بال ہی نہیں ہے, ہمارے پاس ورلڈ کلاس سرجیکل انسٹرومنٹس بنتے ہیں, لیپروسکوپک انسٹرومنٹس بنتے ہیں, اسپورٹس کی بہت ساری اسپورٹس, کرکٹ, بیٹس, بالز, لیدر گارمنٹس, اسپورٹس ویئر, لیجر ویئرز, آپ دنیا کی موٹر بائک اکوپمنٹس, لیدر جیکٹس, میوزیکل انسٹرومنٹس, بہترین میوزیکل انسٹرومنٹس بنتا ہے پاکستان سیالکوٹ میں. تو یہ ایک اسکلڈ لوگوں کا شہر ہے. تو آپ بتا رہی تھیں کہ فٹ بال انڈسٹری میں جو خواتین کام کر رہی ہیں ان کے اوپر ذرا, نمبر آف ویمن کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیں جو اچھی فیکٹریز ہیں اس میں تو بہت بڑی بڑی تعداد, 1000, 1200, 1500, مطلب ایک سبسٹینشیل نمبر آف ویمن ورک فورس کام کر رہی ہے. اور صرف نیچے صرف ورک فورس میں صرف وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیچرز ہیں, وہ انجینئرز بھی ہیں, وہ R&Ds میں بھی ہیں, وہ مڈل مینجمنٹ میں ہیں, وہ اپر مینجمنٹ میں بھی ہیں. R&D خواتین و حضرات ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, یعنی کہ کس طرح کے بالز ہونے چاہیے, ان کو کس طرح سے ڈیولپ کیا جانا چاہیے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کیا ہیں, دنیا میں ہمیں کون کون کمپٹیشن دے رہا ہے, اور اکنامکلی کون سا بال زیادہ افیکٹو ہوگا اور کون سا زیادہ اسٹرانگ ہوگا اور کسے سلیکٹ کیا جائے. جی تھنگز لائک دیٹ. اگلی مہمان ہے امارہ اطہر صاحبہ, CTO لاہور ہے. اب ہم ان سے جانیں گے کہ ان کی زندگی کے جو ڈفرینٹ پہلو ہیں ان کے بارے میں, ان کی پروفیشنل لائف کے بارے میں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی CTO صاحبہ, سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ اتنی راؤڈی ٹریفک ہے اس شہر کی اور آپ اس کو مینیج کر رہی ہیں, یہ تو بہت بڑی بات ہے. تھینک یو. یہ بتائیں چیلنجز کیا کیا ہیں آپ کے چیلنجز ایز اے وومن پولیس آفیسر؟ کچھ چیلنجز ایز اے وومن تو وی آل نو جس طرح سے ہمارا سوسائٹل سیٹ اپ ہے اور سب کچھ. ایز اے وومن پولیس آفیسر آج سے جب 15-16 سال پہلے وی جوائنڈ دا پولیس سروس آف پاکستان, اس وقت بہت سارے چیلنجز ایسے ہم نے فیس کیے جو اب شکر ہے کہ تھنگز ہیو امپرووڈ اے لاٹ, اور اب جو ہے کافی زیادہ بہتری آ گئی ہے لوگوں کے رویوں میں, لوگوں کی ایکسیپٹنس میں, لوگوں کی پرسیپشن کے بارے میں. لیکن تب آپ نے سوچا شروع میں, بالکل شروع میں جب تھا تو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اسکیپٹیکل تھے, یہ کامیاب ہوں گی یا نہیں, یہ خاتون آ گئی ہے اور یہ یونیفارم پہنے گی, کیا یہ چیزیں کر سکے گی یا نہیں, ہم یہ تو مردوں کا معاشرہ ہے.
آپ کیسے سیاستدانوں سے ملیں گی, آپ کیسے میڈیا کو دیکھیں گی, آپ کیسے لائرز کے ساتھ بات کریں گی, یہ سب سوالات تھے جو لوگوں کے ذہن میں بھی تھے اور لوگ اس کا اظہار کر بھی دیتے تھے. اس ٹائم پہ ڈیفینیٹلی وہ ایک پریشر آپ سمجھ لیں یا ایک چیلنج سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو منوانا بھی تھا, کیونکہ شوق سے آئے تھے تو شوق بھی تھا, اور پھر وہ یہ چیلنج جو تھا وہ ہم نے ایکسیپٹ بھی کیا. اینڈ وی ٹرائیڈ اے لاٹ کہ اپنے ہارڈ ورک کے تھرو, محنت کے تھرو ہم اس کو پروو کر سکیں کہ ہاں عورت ہر چیز کر سکتی ہے. اور یہ جو پرسیپشنز ہیں جنرل کمیونٹی کی یا کلچرل ریزنز کی وجہ سے, وہ پرسیپشنز درست نہیں ہیں. صرف اس لیے کہ ان کو چانس نہیں دیا گیا, ان کو وہ اپرچونٹی نہیں دی گئی, تو اس لیے ایک خود ہی سے ایزیوم کر لیا گیا کہ یہ تو کر نہیں سکتی. ہاں ان کو چانس دیا جائے اور پھر کچھ نہ ہو سکے پھر تو شاید بات بنتی ہے, لیکن یہ کہ چانس نہ دینا اور پھر خود ہی ایزیوم کر لینا کہ یہ رول تو وہ ادا ہی نہیں کر سکتی, تو وہ بات درست نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اپرچونٹیز ملیں گی خواتین کو, وہ جگہ جگہ اپنے آپ کو پروو کریں گی, وہ سیکھیں گی, وہ محنت کریں گی, تو پھر ہی اوور آل جس طرح انہوں نے بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے, دیٹ از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو پروگریس ایز اے کنٹری اینڈ ایز اے سوسائٹی. اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ پہلی سی ٹی او ہیں فیمیل؟ جی پہلی سی ٹی او لاہور ہوں ایز فیمیل, لیکن اس سے پہلے وین آئی واز پوسٹڈ ایز ڈی پی او بہاول نگر, اس وقت بھی میں ایز لیڈی آفیسرز میں پہلی خاتون تھی جس کو ایز ڈی پی او اپوائنٹ کیا گیا. تو میرے لیے آنر کی بات بھی تھی, اور میرے اوپر وہ ایک رسپانسبلٹی بھی تھی ہمیشہ, کہ کیونکہ بینگ دا سینئر موسٹ وومن پولیس آفیسر ان پنجاب, مجھ پہ وہ ایک تھا کہ اب یہ چانس ملا ہے تو اس کو اپروو بھی کرنا ہے. تو وہ ایک چیز ساتھ ساتھ تھرو آؤٹ رہی میرے کریئر کے اندر, کہ آئی آلویز ہیڈ دیٹ رسپانسبلٹی آف پروونگ مائی سیلف, ناٹ جسٹ فار مائی سیلف بٹ فار دا ادر وومن پولیس آفیسرز, باقی خواتین کے لیے بھی مجھے ایک چیز ثابت کرنی. یو ور ریپرزینٹنگ دی انٹائر وومن پولیس فورس. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ مقام جو ہے چیف ٹریفک آفیسر, اسے آپ کیسے دیکھتی ہیں, یہ کیسے آپ کے لیے اعزاز ہے, اس پہ ہمیں تھوڑا سا بتائیے. بالکل, چیف ٹریفک آفیسر لاہور ایک بہت ہی چیلنجنگ اور بہت میں سمجھتی ہوں کہ انٹرسٹنگ اسائنمنٹ ہے. اس میں چیلنج آپ نے دیکھا ہے, لاہور کی بڑی بے ہنگم ٹریفک ہے, مختلف علاقوں کے مختلف ٹریفک ایشوز ہیں, کہیں پر ڈسپلن کی بہت کمی ہے, کہیں پر روڈز جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہمارے پاس اویلیبل کہ ہم فلو آف ٹریفک کو اچھے طریقے سے مینٹین کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ کچھ ہمارے کنسٹرکشن کے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں, کچھ جگہوں پہ اسکولز کے بہت ایشوز ہیں. ریزیڈینشیل ایریاز کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں بڑے اچھے اسکولز ریزیڈینشیل ایریاز میں بنے ہوئے ہیں, جن کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ٹریفک ایشوز آتے ہیں ہمارے پاس. تو اس طرح سے بہت سارے ہمارے فرنٹس ہیں جس کے اوپر ہم ایک لڑ رہے ہوتے ہیں, سمجھا رہے ہوتے ہیں اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹریفک کے فلو کو اسموتھ رکھیں. تھوڑے سے انجینئرنگ ایشوز بھی ہمارے ہوتے ہیں, روڈز کے ٹرنز اور اس سے ریلیٹڈ کوشش کی گئی ہے لاہور میں اوور دا ایئرز, بہت زیادہ امپرومنٹ کی گئی ہے اس سینس میں, روڈز کو بہت جگہوں پہ کھلا کیا گیا ہے, اس سے بھی کافی زیادہ آسانی آئی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس میں اور ایشوز آ جاتے ہیں, وائلیشنز کے, بہت سارے طریقے جو ہیں ہمارے شہری جو ہیں وہ بہت سارے ایسے طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں جو اس وقت ذہن میں نہیں ہوتے. تو وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے, وہ ہر وقت جو ہے وہ ہم اسی دوڑ میں ہوتے ہیں کہ ہم ان کو سمجھائیں کیسے, اور پھر یہ, اور وہ اس دوڑ میں ہوتے ہیں کہ یہ اب ٹریفک وارڈن گزر جائے گا تو پھر ہم دوبارہ سے اپنی وائلیشن کر سکیں گے. تو آئی تھنک یہ ایک انٹرسٹنگ سا ایک وہ ہمارا رہتا ہے اسائنمنٹ. ایز اے سی ٹی او اگر ویمن ہراسمنٹ کی کوئی کمپلینٹ آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اسے کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ دیکھیں, وومن ہراسمنٹ کو یوزلی آپریشنل پولیس دیکھتی ہے. اگر ہم روڈ ہراسمنٹ کی بات کر رہے ہیں, روڈ ہراسمنٹ, اس میں ہم لوگوں نے مختلف اپنی وومن سیفٹی ایپس بنائی ہیں. ہم نے آن لائن کمپلینٹ سسٹم اپنا لانچ کیا ہوا ہے. باقی تو ہمارے ڈیفینیٹلی آفیسرز اویلیبل ہیں, اور اس میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کی کوئی, کیونکہ رکشے والوں سے کئی دفعہ ہمیں ایسی کمپلینٹس جو وومن سیفٹی ایپس پہ آتی ہیں, وہ بلکہ میں آپ کے پروگرام کے تھرو یہ کہنا بھی چاہوں گی کہ سب فیمیلز اگر چاہیں تو اپنے موبائل میں ضرور ڈاؤن لوڈ کریں, اور اس کے تھرو وہ ہم تک پہنچ سکتی ہیں. ان کا ایگزیکٹ لوکیشن آ جائے گی, ہمیں بڑی آسانی رہتی ہے اس کو ریچ آؤٹ کرنے میں. دوسرا یہ کہ وہاں پہ جیسا رکشے والا ہے وہ بہت اونچی گانے لگا کے اسٹوڈنٹ ہے اس کو لے کے جا رہا ہے, اور
बेहुदा किस्म के गाने लगे हुए हैं, तो वो भी एक हरासमेंट के उसमें आ जाता है। तो वहाँ पे इस टाइप की भी कंप्लेंट्स होती हैं जिनको फिर हम स्टॉप करते हैं। वो वुमेन सेफ्टी ऐप पे जैसे ही हमें कंप्लेंट करती हैं, सिग्नल का हमें बताती हैं, सिग्नल पे आगे हम उसको रोक लेते हैं। तो हम उसका वी लुक आफ्टर दैट केस, वो 15 पे पुलिस आ जाती है। ओके जी जी। एक खातून की हैसियत से ट्रैफिक के इंतज़ाम को देखना, ख़ास तौर पे जब चलान हो रहा होता है उस टाइम पर वायलेशंस को कैसे कंट्रोल करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं, और कितना आसान या मुश्किल होता है आपके लिए इन इंक्वायरीज़ को डील करना? रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं, लोगों की जानें भी चली जाती हैं, इन चीज़ों को कैसे मैनेज करें? हाँ बिल्कुल, मैंने हमेशा जितना भी थ्रू आउट ओवर द ईयर्स डेकेड और सो काम किया है प्रोफेशनली, उसमें कोशिश ये की है कि हमेशा बियॉन्ड द जेंडर सोचें हम। हमेशा इस सेंस में सोचें कि जो जिम्मेदारी है हमने उसको पूरा करना है। उस जिम्मेदारी से को अवॉइड करने के लिए या उससे शाये करने के जेंडर की बेसिस पे हम कभी भी शाये नहीं करते। जितनी भी आपने लेडी ऑफिसर्स देखी होंगी आजकल बहुत ज़्यादा जगहों पे वो तैनात भी हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। जी बिल्कुल। दे आर ऑल ट्राइंग टू वर्क प्रोफेशनली। वो कहीं पर भी अपने जेंडर को एक रुकावट नहीं समझती हैं। बिल्कुल, बल्कि हमने भी रिसेंटली शेरबानो के केस में बिल्कुल देखा है हाउ शी हैंडल्ड अ मॉब, और बड़ा मुश्किल काम था इचरे जैसी जगह के ऊपर ये मैनेज करना, लेकिन हैट्स ऑफ टू वुमेन हु आर डूइंग अमेजिंग वर्क। एग्जैक्टली इसी तरह से तो इस तरह से जिस शहरबानों ने किया, इस तरह हमारी ASPs हैं, SPs हैं, एट डिफरेंट लेवल्स दे आर वर्किंग इन्वेस्टिगेशंस में, ऑपरेशंस में। और ख़ुद मैंने भी जितनी ऑपरेशनल में या जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन में काम किया, हमेशा यही सोच के किया कि ये चीज़ नहीं सोचनी है कि हम औरत हैं और ये औरत होना हमारे लिए रुकावट है। वाह। हमेशा यही सोचना है कि नहीं, हम हर चीज़ कर सकते हैं और प्रोफेशनली जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो हमने पूरी करनी है। क्या बात। तो इसलिए आई थिंक फिर वो कभी वो चीज़ आई नहीं है। रोड पे खड़े होना कभी भी परेशानी उससे नहीं हुई। और जो हमारा यूनिफॉर्म है ये वैसे भी एक आपको एम्पावर्ड फीलिंग का एहसास देता है मेरे ख्याल से। और जितनी भी ख़वातीन हमारी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आर वेयरिंग यूनिफॉर्म, दे आर वेरी प्राउड ऑफ वेयरिंग द यूनिफॉर्म। तो ये बताएं, क्या हमारा घर में भी पुलिस वाली है? घर में अव्वल तो टाइम बहुत कम मिलता है घर में होने का, लेकिन जितना भी टाइम होता है कोशिश यही होती है कि बच्चों के साथ अच्छा टाइम, ज़्यादा टाइम गुजरे, तो क्वालिटी पुलिस वाली नहीं होती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक शुरू में ये चीज़ डिफ़िकल्ट लगती थी। आप अपने टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके, किसी केस की इन्वेस्टिगेशन लेके आप घर आ जाते थे, आपके माइंड में वो होता था। लेकिन अब काफ़ी हद तक हम स्विच ऑन एंड ऑफ करना सीख गए हैं और वो हम रोल्स को ट्रांजिशन कर लेते हैं। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजरता है घर के अंदर। इतनी खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला भी इनसे जारी है, लेकिन चलते हैं इस साइड पर जहाँ पर हमारे कुछ यंगर लॉट बैठी हैं, उनसे भी जानते हैं उनकी कहानी। हमारे साथ है नूर फातिमा, इंटरनेशनल चेस प्लेयर हैं। उसके साथ साथ बच्चों और औरतों के हकूक़ पर भी काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले जैसे मैंने जिक्र किया था कि मेरी स्टूडेंट भी रही हैं कॉन्वेंट में, तो मुझे बहुत खुशी होती है अपने बच्चों को आगे आता देख के। बेटा ये बताएं आप, नूर के चेस में दिलचस्पी कैसे हुई और आपने कब चेस खेलना शुरू किया? एक दफ़ा ये था कि ईद आने वाली थी तो घर पे डीप क्लीनिंग हो रही थी, तो एक चेस बोर्ड निकला। उसको बस उसकी साफ़ करके हम लोगों ने बोर्ड लगा लिया और मेरे डैड ने मुझे सिखाया कि पीसेस कैसे मूव करते हैं। अच्छा। आई वाज़ वेरी यंग एट दैट टाइम और इस तरह प्रोफेशनल उसको टेकअप करने का मेरा माइंड में ही नहीं था, कुछ एक्सपोजर ही नहीं था उस तरह का। ईयर्स लेटर मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी कि यहाँ पे एक चेस टूर्नामेंट हो रहा है। ओके। तो आई जस्ट वेंट ओवर देयर और वहाँ जब आपने ये देखा कि चेस टूर्नामेंट हो रहा है, उस वक्त आप कितने साल की थी? I think I was 16, 17 years Okay. old. जब years later. So वहाँ पे मैं गई और टू माई सरप्राइज़ पंजाब जैसे इतने बड़े प्रोविंस में सिर्फ 5 फीमेल्स थी एंड देवर आई थिंक 200 men over there. 200 men and only 5 females. एंड इतना बड़ा डिस्पैरिटी थी और तब मैंने सोचा कि इसको मैंने प्रोफेशनली टेकअप करना है जस्ट टू ब्रिज दैट जेंडर गैप। उसके बाद और लोगों से बातचीत शुरू की फीमेल से एंड नाउ वी हैव एटलीस्ट 25 फीमेल्स हु प्ले इन वन टूर्नामेंट। दैट्स वंडरफुल। Yeah. बहुत ही अच्छी बात है। तो नूर ये बताएं कि क़ुव्वत उड़ान की तश्कील का साल 2016 है और आप हमें इसके बारे में थोड़ा तफसील से बताएंगी?
قوت उड़ान मैंने स्टार्ट की थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन। एक चाइल्ड अब्यूज़ का केस हुआ था कसूर में, जहाँ हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन वर मेड विक्टिम ऑफ चाइल्ड अब्यूज़। Yes. उसके बाद मैंने इस पे रिसर्च शुरू की और पता चला कि पाकिस्तान में ये रोज़मर्रा की कहानी है। रोज़ बहुत से बच्चे हैं जो इस चीज़ से गुज़रते हैं। और उस टाइम पे मुझे एक वाक़या याद आया कि मैं एक ओल्ड एज होम गई थी और वहाँ पे एक छोटी बच्ची थी ओल्ड एज होम में, उसकी मदर उधर रहती थी तो वो उनके साथ थी। तो उसने एक वाटर बॉटल को कवर करके अपने लिए डॉल बनाई हुई थी, बिकॉज़ उसकी मदर अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मुझे फ़ौरन ये वाक़या याद आया कि बचपन जो है आपका, वो तो खेल कूद का नाम है, खिलौना का नाम है, और वो एक लाओबाली ज़िंदगी का नाम है। और उस एज में बच्चों को ये सब फेस करना पड़ रहा है, तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है बच्चों के साथ, और उसी की वजह से मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इस चीज़ पे काम शुरू किया। अच्छा, क़ुव्वत उड़ान का बच्चों और औरतों के हकूक़ के लिए क्या मिशन है, क्या मकसद है? मेरा मिशन यही है कि पाकिस्तान में अवेयरनेस लेकर आना है इस चीज़ के बारे में, पेरेंट्स को आगाही देना है ताकि बच्चों को महफूज रखा जा सके अपने घरों के अंदर और घरों से बाहर भी, उनके पास एक लैंग्वेज हो ताकि वो इस चीज़ के बारे में बात कर सकें। और जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा बहुत बड़ा कोई मिशन नहीं था, बस मुझे यही था कि अगर एक बच्चे को भी मैं सेव कर सकूं अपनी अवेयरनेस से, तो आई थिंक कि आई वुड हैव प्लेड माय रोल। तो उसी को साथ लेके चली हूँ, उसी मिशन को। अच्छा, आपने अपने करियर में और उसके दौरान कौन से बड़े चैलेंजेस का सामना किया है और कैसे? लोग क्योंकि इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था मेरे लिए कि जब मैं स्कूल और ऑर्गेनाइजेशंस जो जाती थी उनसे बात करती थी एडमिन ऑफिस में, तो लोग कहते थे ये क्या है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और आप बच्चों से ये बात करेंगे। और एक दफ़ा ये था कि मैं सेशन दे रही थी और सेशन के दौरान उन्होंने रोक दिया कि हमारे बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चे यहाँ पे सेफ़ हैं, आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे स्कूल में बच्चे सेफ़ नहीं हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस थे। बट अब क्योंकि जब ज़ैनब केस हुआ उसके बाद मीडिया के थ्रू बहुत सी अवेयरनेस कैंपेन्स हुई और अब लोग जो हैं वो सुनने को तैयार हैं और अब खुद भी जो है चाहते हैं कि इसके ऊपर बात हो। बैनुल अक़वामी सतह पर चेस खेलने का तजुर्बा आपके लिए कैसा रहा? जब आप पाकिस्तान का ग्रीन कोट पहनते हैं और आप जाकर इंटरनेशनल खेलते हैं तो वो एक बहुत अलग फीलिंग होती है। मैंने एशियन एमेच्योर चेस चैम्पियनशिप में इंडिया को हराया एंड इट वाज़ द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तानी प्लेयर ने इंडियन प्लेयर को हराया हो, क्योंकि इंडिया में चेस इट्स एज़ बिग एज़ देयर क्रिकेट, और पाकिस्तान में एज़ आई टोल्ड यू कि अभी ट्रेंड आ रहा है और अभी काम शुरू हुआ है, अभी बच्चे भी स्टेप कर रहे हैं तो टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप। ऑल्सो माई चेस कॉम्प्लीमेंट्स माई सोशल वर्क। जिस तरह मैं सोशल वर्क में औरतों के हकूक़ के लिए बात कर रही हूँ, अपनी चेस के थ्रू मैं एक लाइव एग्जाम्पल भी उनको देती हूँ। अगली हमारी मेहमान है सिद्रा अमीन, राइट हैंड बैट्समैन के तौर पर पाकिस्तान के लिए खेलती हैं। जून 2020 में इनकी ओडीआई करियर में 1000 से ज़्यादा रन्स। पाकिस्तान की 7वीं खातून बैट्सवुमन सिद्रा अमीन, आपने क्रिकेट के करियर का आगाज़ कैसे किया और जिस खेल को आम तौर पे बहुत ही मर्दाना समझा जाता है उसकी तरफ आप कैसे राग़िब हो गए? बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। ये जब मैंने भी स्टार्ट किया था बड़ी बातें सुनने को मिली थी। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सोसाइटी के प्रेशर के अलावा सबसे पहले तो फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और घर के अलावा इर्द गिर्द वालों को सबसे ज़्यादा होता है, मम्मी चाची फलाना ढमकाना, वो लोग काफ़ी पॉइंट आउट करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड कि जिस मैं घर से थी, मेरे माशा से 5 भाई हैं और अम्मी अब्बू की बड़ी सपोर्ट थी मुझे शुरू दिन से। कोई कुछ भी कहता था तो मैं कहती थी कि मैं लड़के भी अक्सर आ जाती तो मेरे भाई मुझे डिफेंड करने चले जाते थे, तो वो यही कहते थे कि ये हमारा छठा ही भाई है। सो इस तरह से मेरी अपनी क्रिकेटिंग जर्नी का स्टार्ट हुआ। लेकिन जैसे आपने स्कूल का ऐड किया है, सो मैं अपने स्कूल को क्रेडिट देती हूँ। मिस ने कहा एक कॉम्पिटिशन है बेटा, आपने क्रिकेट टीम बनानी है। आप सोचे कि मुझे लेग गार्ड भी नहीं पहनने आते थे, तो जब मुझे मिस ने सारा सामान दिया कि पहनो, तो मैं ना उल्टे शुल्टे पहन के ना तो उनके आगे खड़ी, तो वो कहती क्या किया है? मैं कहा मैं सॉरी मुझे नहीं पहनने आते। तो खैर फिर उन्होंने समहाउ मुझे बताया कि बेटा इसको ऐसे वेयर करना है, ऐसे हमारा एक कॉम्पिटिशन है पीसीबी ने टीम बनाने का है, तो आप चलो। मैं आपको ये बात बता रही हूँ जब मैं 7th क्लास में थी। अच्छा। हाँ, तो बस फिर मेरा 7-8 लड़कियों का मेरी ही फ्रेंड्स का ग्रुप था, वो मैंने पकड़ी। कोई मम्मी डैडी थी, कोई थोड़ी खेलने वाली थी, तो वैसे तैयार हो गई। 1-2 को इजाज़त नहीं घर से मेरी थी, उनके घर गए कि प्लीज़ आंटी ने भेज दें, बस 1-2 दिन का ही टूर्नामेंट है। समहाउ फिर आगे 1-2 दोस्तों ने 2-4 लड़कियाँ पकड़ी, ऐसे हमारी टीम बन गई।
गवर्नमेंट पायलट स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, तो वो कंपटीशन भी हम जीत गए पीसीबी। वाओ, क्या बात है। फर्स्ट टाइम। सो मैं कहती हूँ वहाँ से हेडलाइन में आना स्टार्ट हुए, और आपको पता है जब न्यूज़पेपर में पहली खबर आती है इधर लेके भाग रहे हैं उधर लेके भाग रहे हैं, सो मेरा भी सेम स्टोरी थी। वो भी रोंगटे even खड़े मेरा हो भाई गए लेके आया मेरा भाई लेके, यार सिड ये देखो खबर लगी है। मैं कहा किधर? कहता है ये जो तुम लोग कंपटीशन जीते हो। मैं कहा अच्छा मुझे नहीं खैर पता। पर मैं उसके बाद कहती हूँ कि मेरी करियर का क्रेडिट सबसे ज़्यादा ना कनेड कॉलेज को जाता है। वहाँ जो टीचर्स थे, जो सर थे जिन्होंने मुझे खेलते देखा था, उन्होंने तभी ना फ़ोन तो होते नहीं थे, अम्मी का या भाई का नंबर ले लिया। उन्होंने कहा बेटा आप नंबर दे दो तो हम आपसे खुद ही रब्ता कर लेंगे। जब मैंने मैट्रिक पास आउट किया उनका ही पहले फ़ोन मेरे घर आया अच्छा कि आप इधर कनेड में, और एवरीवन नोज के कनेड का कितना स्टैंडर्ड है। और मैं जिस घर में थी तो हमने भी कहा कि अम्मा आप देख लो कैसे आप लोग इतना फ़ीस वगैरह वहाँ दे पाएंगे। तो फिर मैं खैर गई, हमने ये सारी चीज़ें ना अपने सर को और मिस को बताई, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हमने पे करना है, आप अपनी बेटी बस भेजें। तो स्पॉन्सरशिप पे आपको एडमिशन दिया गया? मुझे कनेड में स्पोर्ट्स रखा। बेसिस पे? हाँ जी, बिल्कुल स्पोर्ट बेस पे खैर मेरा एडमिशन हुआ, फिर मैंने वहाँ से FA भी किया। सो फिर मैं कहती हूँ कि मैं अभी फर्स्ट ईयर में थी, अंडर 19 थी इवन मैं पाकिस्तान का टूर कर रही थी। क्या बात है, वाह 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 वाह। आने वाली फीमेल प्लेयर्स को आप क्या मशवरा देंगी? अब बस मैं हमेशा बड़ा, मेरा शुरू दिन से एक ही मैसेज है उन लोगों को कि विल होनी चाहिए एक तो, और आपकी नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपने जिस चीज़ की तरफ जाना है, और शॉर्टकट्स ही होने चाहिए लाइफ में, क्योंकि हर बंदा अभी जिस चीज़ में कदम रखता है वो कहता है कि मैं आसमान ही छू जाऊँ वो छूता है लेकिन टाइम के साथ। सो मेरी उन सब से यही रिक्वेस्ट है कि आप स्ट्रेट पाथवे से आएँ और अपनी मेहनत से आएँ और अपना नाम बनाएं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस स्पेशल ट्रांसमिशन में जो ख़वातीन के दिन के हवाले से मनाई जा रही है PTV पर, हर शोबा है ज़िंदगी से ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। अब जिस बहादुर ख़ातून के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सकीना बीबी। सकीना बीबी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनकी पहले शौहर की इंतकाल के बाद जैसे सोसाइटी का प्रेशर होता है, माशरा आपकी दूसरी शादी करवा देता है, इनकी दूसरी शादी करवा दी गई। प्रॉपर्टी के किसी झगड़े पर इनके दूसरे शौहर ने इनको सहन में आग लगा दी। उसके बाद अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर चलाने के लिए ये रेडी लगा रही हैं। सकीना बीबी, सबसे पहले तो हमें फ़ख्र है आप पर, आपकी हिम्मत पर, और जो कुछ आप पर गुज़रा है उसके लिए हम शर्मिंदा हो सकते हैं सिर्फ। मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ मैम मसरत मिसबा की, अच्छा, जिन्होंने मुझे जीने का सलीका बताया मैम। अच्छा। जीने का तरीका बताया और जीना सिखाया। सच क्या? पूछो तो उसी ने सिखाया। मैं तो ख़त्म हो गई थी। मेरे भाइयों ने जब मेरे मियाँ की डेथ हुई तो मेरे अभी छोटे बच्चे थे, 3 बच्चे थे मेरे, अभी छोटे छोटे थे। तो मेरे भाइयों ने, मेरे भाई का ही ये दोस्त था, जानने वाला था, काफ़ी बूढ़ा था, अच्छा, उसके साथ मेरी शादी करवा दी कि चलो हमारी अभी बच्ची है, इतनी उसकी उम्र भी नहीं है तो लोग बातें करेंगे। तो रिटायर भी हो गया, चलो पेंशन आती रही हमारी, जो बच्ची, माँ बाप नहीं थे ना, तो भाइयों ने यही सोचा कि चलो अपना गुजारा कर लेगी। तो जैसे तकरीबन अभी मेरी शादी हुई है, 1 साल हुआ है शादी को, मेरी बेटी पैदा हुई है, 5 माह की बेटी थी। उसी शौहर, दूसरे शौहर से? जी जी, अच्छा, बेटी पैदा हुई है। तो उधर इस्लामाबाद में से ना, अच्छा। मैंने शुरू से मैं काम करती थी, मेरे मियाँ पहले जो बीमार थे, मैं शुरू से ही लोगों के घरों में पहले काम करती थी। अच्छा, अपना कमाती थी, अपने बच्चों का ना तो करती थी। लेकिन उसके बाद जब मेरे मियाँ की वो डेथ हुई, उसके बाद जब मेरे भाइयों को भी पता था और उस आदमी को भी पता था कि मेरे पास पैसे हैं। अच्छा, हाँ, सबको पता था मेरे पास पैसे हैं। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरी बेटी पैदा होने वाली थी, तो मैंने ना 3 मरले का छोटा सा इस्लामाबाद में ना, ज़ाहिर उधर ही नौकरी करता था, तो उधर ही मैंने प्लॉट ले लिया अपने नाम पर। अपने। कहता रहा कि मेरे नाम कराओ, तो मैंने उस वक्त नाम नहीं कराया। मैंने सारे उसके पहले बच्चे हैं, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं किधर लेके जाऊंगी, कुछ हो जाता है, इससे कुछ हो जाता है या मुझे हो जाता है तो मेरे बच्चे तो वैसे के वैसे रह जाएंगे। सही। वो समझदार थे, वो बड़े चालाक थे, अच्छा, वो ले लेंगे। तो मैंने ना अपने नाम करवाया। अच्छा, ये मुझे घर इधर एवेंट लेके आया। मज़े की बात कि मुझे छोड़ के उसी दिन वापस चला गया, उसी दिन छोड़ के वापस चला गया। घर में इसकी बहू है, इसके 2 बहू हैं इसकी, और 2 ही इसके बेटे इधर रहते हैं। एक इस्लामाबाद में रहता था, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी तब।
तो 2 बेटे जो इधर रहते थे उनकी बेटियां थी इस बच्ची जितनी, ये बड़े बेटे की जो इतनी बच्चियां थी, जो उससे छोटा था उसके भी 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे, 2 थे मेरे ख्याल में, 2 ही थे। उम्र का तो काफ़ी फ़र्क था। काफ़ी। तो उन्होंने मुझे धोखे से इधर छोड़ा है, चला गया। ज़ाहिर है जब वो मुझे कह रहा था कि इधर ही बच्चों को दाखिल कराओ, तो मैं अपने बच्चों की पढ़ाई तो नहीं ख़राब कर सकती थी। मैंने इधर सरकारी स्कूलों में ना अपने बच्चों का जाके दाखिला करवाया है, दोनों बेटियों का। तो जा रही हैं स्कूल, तकरीबन कोई 20-25 दिन हो गए हैं स्कूल जाते हुए। और मेरा जो बेटा है वो इधर प्राइवेट स्कूल में जा रहा था, अभी 4 क्लास में था। उसको छोड़ा, उसके पेपर हो रहे हैं। तो रमज़ान था, पहला रमज़ान गुज़रा है, दूसरे रमज़ान की बात है, मेरा बेटा पेपर देने गया है। मेरी दोनों बेटियों को मैं छोड़ के, जो मेरी छोटी बेटी 5 माह की थी उसको ना उसके साथ ही घर है, मतलब दूसरी गली में ना घर है उसकी फूफो का, उसके पास छोड़ के चली गई कि इतनी दूर जाऊंगी, वैसे भी मुझे काम नहीं करने देती ना, रोती थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर इसको छोड़ जाती, बच्चियों को छोड़, इतनी दूर उठा के ले जाना मेरे लिए मुश्किल था, गर्मियाँ के दिन थे। तो मैं उसको छोड़ के ना स्कूल गई, बच्चों को छोड़ के आई हूँ। जैसे दिमाग में न पता नहीं क्या आ गया कि चलो मैं एक दफ़ा अपने घर का काम कर लूँ, उसके बाद जाके अपनी बेटी को ले आऊँगी, वो काम नहीं करने देगी। बस उस वक्त शायद मेरा बुरा वक्त था, मैं घर आ गई। तो बाहर वाला दरवाज़ा उसी तरह खुला ही था। जैसे घर अंदर दाखिल हुई हूँ तो वो मेरे साथ झगड़ा करने शुरू हो गए। मैं झगड़े के अंदर ही ना वो बोलते रहे, मैंने बर्तन धो रही थी, बर्तन धो के उठा के रखे हैं, अभी कुछ बर्तन पड़े हैं, तो अंदर से आया तो मेरे ऊपर ही ना यूँ करके ना बोतल ही फेंकी ऐसे ही मेरे ऊपर ना सारी बॉडी पे। मैंने समझा शैतानी कर रहा है। उसका बेटा शादीशुदा है और 4 लोग थे, एक तो उसका बेटा था, एक उसकी बहू थी और बहू की बहन और उसका खामन। चाहते क्या थे वो लोग? इतने दिन पहले मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते रहे, जैसे लड़ाई झगड़ा करते रहे, कहते रहे कि अपना घर जो इस्लामाबाद वाला है वो घर हमारे नाम करो। मैंने नहीं किया। मैं क्या क्यों करूं, मेरे बच्चे हैं, मेरे छोटे बच्चे, वो कहाँ जाएंगे। तो झगड़ा करते करते उसने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल फेंक दिया। तेल फेंक दी, मैंने ना ऐसे अभी देखा ये, तो उन्होंने तीली जला के मेरे ऊपर फेंक दी। यकीन माने उस वक्त ऐसे आग निकल रही थी जैसे कोई शोले, इतनी पूरी बॉडी पे आग लगी। और ऐसे ही ना दिमाग में कुछ नहीं आया, ऐसे पीछे भाग उठी ना, दरवाज़ा खुला था, बाहर भाग गई। आग बुझाते बुझाते, शोर मचाते मचाते ना बाहर चली गई। घर के साथ ही प्लॉट था। शुक्र है उस वक्त दिमाग में ये आ गया कि इसी पानी में आग लगा दूँ और इसी पानी में छलांग लगा दूँ ताकि ये आग बुझ जाए। अगर 5 मिनट में छलांग ना लगाती तो डॉक्टर उस वक्त बता रहे थे अगर 2 मिनट इसकी आग ना बुझती, दिल को सेक लग जाता तो ये औरत नहीं बचने वाली थी। उस वक्त तकरीबन 8:30 का टाइम था, सुबह 8:30-9 का टाइम था। जब मैं बच्चों को छोड़ के आई तो वापसी का ये मेरे साथ उन लोगों ने किया। और शुक्र है मालिक का, जितनी देर लोगों ने मुझे पानी से निकाला है ना, मेरा जिस्म पूरी तरह जल गया था। मेरे हाथों से गोश्त यूं तक, यहाँ तक था, यहाँ तक नीचे मेरा गोश्त, मेरी हड्डियाँ निकल आई थी हाथों की, आग बुझाते बुझाते ना हड्डियाँ। उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बचूँ। अल्लाह पाक के लोगों ने मुझे उधर सिटी थाना में लेके गए, रेवलिंग। वो मुझे उन्होंने मेरी इधर ही रेवलिंग में ना कोई सरकारी हॉस्पिटल था, वहाँ लेके गए। उन्होंने वहाँ से एम्बुलेंस में डाला तो मुझे जना हॉस्पिटल ले गए। अल्लाह का शुक्र है, मेरी तकरीबन कोई 1.5-2 माह वहाँ ट्रीटमेंट हुई और मैं वहीं पे थी, दाखिल ही थी। तो मेरे मियाँ ने क्या किया, उसका बेटा है, मेरे सामने 70,000 रुपया लिया है इसने अपने बेटे से, जाके सुलहनुमा कराया, सुलह कर ली, उन लोगों के साथ छोड़ दिया। उसके बाद मैम ने मेरा तकरीबन पिछले साल की बात है, मेरा ये ना सर्जरी फिर करवाई है ना, हुई है।
اور تب سے اتنا مہنگے سے مہنگا اس نے میرا علاج کروایا. اور میم سچ پوچھے تو میم میرے یہ ہاتھ ایسے ہوئے تھے, اور یہ میم نے مجھے بتایا, اس طرح بتایا نا کہ میری سمجھ میں آ گیا اس طریقے. اور اتنے پیار سے کوئی کسی انسان جلے سے اتنا پیار بھی کر سکتا ہے, یہ کبھی سوچا نہیں تھا. اتنا میم نے اس طرح پیار سے کہا کہ ایک وہ گھر تھا کہ ہر وقت وہ انسان مجھے مارتا تھا اسی حالت میں بھی, اور نفرت کرتا تھا نا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. اور میم نے اس طرح مجھے جینا سکھایا نا کہ میرے ہاتھ بھی ٹھیک کروا دیے, ایکسرسائز بھی کروایا اور ساتھ میں علاج بھی کروایا, اور مجھے سیدھا کھڑے ہونے کا سلیقہ بتایا کہ اس طرح بیٹا کس طرح سیدھا ہونا ہے, اگر نہیں ایسے نہیں ہوگی تو یوں ہی رہ جاؤ گی, تو تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کون ہے. خواتین و حضرات, زندگی میں بڑے بڑے مشکل حالات کو سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. ہر انسان میں اتنی طاقت, اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اتنا ٹوٹ جانے کے بعد بھی خود کو سمیٹ کر دوبارہ کھڑا ہو جائے. خواتین میں بچوں سے, آدمیوں سے زیادہ یہ طاقت ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک ماں ہے, ایک بہن ہے, ایک بیوی ہے, ایک بیٹی ہے, ایک ساس ہے. احساس کا نام ہے عورت. اسی تھیم کو آگے بڑھائیں گے, لیکن وی آر ٹیکنگ اے بریک. تھینک یو.